वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 69 इंसल्ट। अब तक बैकयार्ड। कार्तिक आकार हवन कुंड के सामने बैठ गया। उसकी वी शेप्ड कमर पर सिर्फ भोंटी लिपटी हुई थी। अब आगे ऊपर से कार्तिक टॉप लेस था, जिसकी वजह से उसकी जेनु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। गेस्ट्स एरिया में बैठी लड़कियां उसे देखते ही आहें भरने लगी। अपने सामने बैठे उस आदमी के लिए परफेक्शनिस्ट, हॉट, हैंडसम, सेक्सी, चार्मिंग, अट्रैक्टिव और स्टनिंग जैसे अनगिनत शब्द भी उन्हें कम लग रहा था। धीरे धीरे पूजा की विधियां शुरू होने लगी। आदित्य, आरव और रेयांश भी अब तक बैकयार्ड में आ चुके थे। सबका का ध्यान हवन कुंड की तरफ था। वहां के वातावरण में एक अलग और दैविक आभा फैली हुई थी, जो किसी भी बेचैन दिल को शांत कर देने के लिए काफी थी। आदित्य, आरव और रेयांश चुपचाप जाकर बेला के बगल में बैठ गए। बेला ने उन तीनों को एक नजर देखा, फिर वो कार्तिक की तरफ देखने लगी। इंडिया के कुल 5 पुराने परिवार शाही परिवारों में गिना जाता था, जिसमें कपूर, आर्य, खुराना, शेखावत और रायचंद फैमिली शामिल थी। बाकी चारों रॉयल फैमिलीज तो राजपूत वंश से आती थी, मगर कपूर फैमिली मूल रूप से भगवान परशुराम के वंशज कहे जाते थे। कपूर फैमिली के कुल गुरु भी भगवान परशुराम ही थे। 5 शाही परिवारों में कपूर फैमिली इकलौता परिवार था जो राजपूत वंश से न होकर महासेठ ब्राह्मण वंश से आती थी। आरव ने गेस्ट सेक्शन में बैठे लोगों की तरफ नजर घुमाई। शायद वह किसी को ढूंढ रहा था। अचानक आरव की नजर कोने में बैठी एक लड़की पर गई और उसी पर जाकर टिक गई। आरव ने आदित्य को केहुनी मारते हुए धीमे स्वर में कहा, आदि, उधर देख, अनुष्का वहां बैठी हुई है। कितनी बड़ी हो गई ना। आरव की बात सुनकर आदित्य ने उस दिशा में देखा जहां अनुष्का सबसे थोड़ा हटकर और अकेले बैठी हुई थी, किसी गुमशुदा इंसान की तरह। आदित्य ने अनुष्का को देखते ही कहा, हन, ये तो सच में वही है, मगर अब थोड़ी बदली सी लग रही है। पहले ऐसी नहीं थी वो। आदित्य की बात सुनते ही आरव ने उसे टोंट मारते हुए कहा, गधे, पहले वो 18 साल की थी और अब 24 की हो चुकी है। बदलाव तो आएंगे ही ना। इतनी छोटी सी बात तेरी बेल बुद्धि में नहीं घुसती है क्या? आरव की बात आदित्य गुस्से में दांत किटकिटाते हुए उसकी तरफ पलटा, मगर इसी बीच अचानक उसकी नजर किसी ऐसे चीज पर गई जिसने उसे आरव को नजरअंदाज करने को मजबूर कर दिया। आदित्य ने तुरंत सिर घुमाकर अनुष्का की तरफ देखा। उसकी आंखें अब उस व्हाइट केन पर जाकर टिक गई थी जिसे अनुष्का के पकड़ रखा था। आदित्य ने अनुष्का को घूरते हुए बड़बड़ाया, ये अनुष्का के हाथ में व्हाइट केन क्यों है और उसने अपनी आंखों पर ये अंधों वाला चश्मा क्यों लगा रखा है? आरव उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, क्योंकि वो अंधी है, इसीलिए। सिंपल। अंधी है? आरव, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अंधी? आरव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वो सच में अंधी है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो किसी से भी नंदनी सिन्हा के बारे में पूछ लेना। इस शहर में कोई भी तुझे उसके बारे में बता देगा। आरव की बात सुनकर आदित्य ने पूछा, नंदनी सिन्हा? अब ये कौन है? अनुष्का ही नंदनी सिन्हा है। उसका असली है नंदनी, अनुष्का तो वो नाम है जो हमने उसे दिया था। आरव की बात सुनकर आदित्य ने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर वो दोबारा अनुष्का की तरफ देखने लगा। आरव भी अनुष्का को ही देख रहा था। उन लोगों ने एक साथ लंबा समय बिताया था, जिसकी वजह से उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। आरव और आदित्य की आंखों के सामने प्रिया ना जाने कहां से अचानक अनुष्का के सामने आकर खड़ी हो गई और अनुष्का को कुछ बोलने लगी। दूर से भी कोई इंसान समझ सकता था प्रिया अनुष्का को डांट रही है। यहाँ तो आदित्य और आरव को तो लिप्स रीडिंग भी आती थी। उन्हें कैसा पता ना चलता प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है। प्रिया ने धीमे लहजे में आंख दिखते हुए कहा, अनुष्का, एक तो तुम अपना बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ आ गई और ऊपर से जब मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है तो तुम मुझे जगह देने के बजाय यहाँ खुद महारानी की तरह बैठी हुई हो। चलो उठो यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है। प्रिया की बात सुनने के बाद अनुष्का बगैर कोई जवाब दिए चुपचाप उठ खड़ी हुई और छड़ी के सहारे चेयर के साइड में जाकर खड़ी हो गई। प्रिया एटीट्यूड में जाकर उस चेयर पर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ आसपास मौजूद कुछ लोगों का ध्यान उस पर ही है। होता भी कैसे नहीं, आखिर वो देश के टॉप सोशलाइटिस्ट में जो गिनी जाती थी। प्रिया ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए झूठी मुस्कान के साथ कहा, आई एम सॉरी अनुष्का, वो क्या है ना, मुझे ऐसे ज्यादा देर तक खड़े रहने की आदत नहीं है और मैंने हील्स भी पहन रखा है, इसलिए मैंने तुमसे ये चेयर मांगी।
अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो। जवाब में अनुष्का ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम बैठो। वैसे भी मुझे ऐसे खड़े रहने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। मैं गांव से हूं ना, इसीलिए मुझे आदत है। अनुष्का का जवाब सुनकर प्रिया ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान पास की, जिसके पीछे एक कटाक्ष छिपा हुआ था। फिर वो अपने उस काम में लग गई जिसके लिए वो वहां बैठी हुई थी। आदित्य और आरव ने लंबे समय तक अनुष्का और प्रिया को देखा। फिर वो दोनों अजीब एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को देखने लगे, मानो टेलीपैथी से बात कर रहे हो। आदित्य ने अंत में खामोशी तोड़ते हुए पूछा, ये सच में अनुष्का ही है ना? जवाब में आरव बोला, है तो वही, पर ऐसी क्यों बन गई है मुझे नहीं पता। मैंने सिन्हा फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश की थी, मगर मुझे उनके बारे में भी कुछ खास पता चला। हालांकि थोड़ी अजीब और कॉम्प्लिकेटेड फैमिली लगी मुझे वो। आरव की बात सुनने के बाद आदित्य ने दोबारा अनुष्का और प्रिया की तरफ देखा। अनुष्का अब भी प्रिया के बगल में खड़ी थी, चुपचाप, बिल्कुल किसी पुतले की तरह। अचानक एक सर्वेंट अनुष्का के पास गया और फिर उसने सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुली कहा, मैडम, अगर यहाँ जगह नहीं है तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। उधर बैठने के लिए बहुत जगह है। सर्वेंट की बात सुनकर जहां अनुष्का कंफ्यूज हो गई, वहीं प्रिया ने उस दिशा में देखा जहां सर्वेंट इशारा कर रहा था, मगर उस जगह को देखते ही प्रिया हक्की पक्की रह गई। सर्वेंट अनुष्का को वहां बैठने के लिए बोल रहा था, जहां सिर्फ कपूर फैमिली और कपूर फैमिली के बहुत करीब लोग बैठे हुए थे। यानी वो जगह जहां दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले प्रिया ने भी सीट खत्म होने का बहाना बनाकर उस सेक्शन में जाने को कोशिश भी की थी, मगर गार्ड्स ने उसे वहां जाने से सख्त मना कर दिया था और अब कपूर फैमिली का हेड सर्वेंट खुद अनुष्का को उस सेक्शन में बैठने के लिए बोलने आया था। आखिर ऐसा भी क्या था इस गांव से आई गवार लड़की में? प्रिया ने जलन और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ अनुष्का को घूरा, जो अब भी कंफ्यूज ही दिख रही थी। प्रिया ने अचानक मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अनुष्का, तुम यहीं बैठ जाओ, वहां जाने में तुम्हें दिक्कत होगी ना? मैं वहां चली जाती हूँ, तुम यहाँ आराम से बैठो। वो तो दूसरी जगह नहीं थी और हील की वजह से मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा था। प्रिया की बात सुनते ही हेड सर्वेंट की आंखें सिकुड़ गई। वो कई सालों से कपूर फैमिली के लिए काम करता आया था। कपूर फैमिली का सर्वेंट हेड होने की वजह से उसका स्टेटस कहीं ना कहीं प्रिया से भी ऊंचा था और उसे तजुर्बा भी बहुत था। उसने पहले भी प्रिया जैसी कई शातिर और दोगली लड़कियां देखा था। हेड सर्वेंट की कठोर नजरें भांप प्रिया बनावटी मुस्कान के साथ बोली, वो क्या है ना, मेरी बहन देख नहीं सकती है। बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। मुझे डर है कहीं वहां तक जाने में मेरी बहन को चोट लग जाएगी, इसीलिए मैं उसे रोक रही हूँ। प्रिया की बात सुनकर हेड सर्वेंट कठोर लहजे में बोला, मिस, मैडम नहीं देख सकती है, मगर मैं देख सकता हूँ, इसीलिए आप उनकी फिक्र मत कीजिए। मैं खुद सेफली उन्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। आप यहीं बैठिए, कहीं ज्यादा चलने की वजह से आपके नाजुक पैरों में छाले ना पड़। वो क्या है ना, आपने हील्स पहन रखा है, इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप एक उड़न खटोला लेकर बाहर निकला कीजिए, धरती पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्वेंट के मुंह से डायरेक्ट रिजेक्शन और अपनी इनडायरेक्ट इंसल्ट सुनकर प्रिया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक सर्वेंट इस तरह उसकी बेइज्जती करेगा। हालांकि वो सर्वेंट भी कपूर फैमिली का था, वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिया मन मसोचकर अंत में चुप हो गई। ये सर्वेंट कुछ ज्यादा ही घमंडी था, शायद उससे भी ज्यादा। सर्वेंट ने अपना रुख अनुष्का की तरफ किया और उसके व्यवहार में तेज बदलाव आ गया। अब वह घमंडी सर्वेंट किसी पालतू कुत्ते जैसा बिहेव कर रहा था। सर्वेंट ने कहा, मैडम आप इधर से चलिए। थोड़ी देर में सर्वेंट अनुष्का को वहां ले आया, जहां आदित्य, आरव और रेयांश बैठे हुए थे। बेला वहां नहीं थी, वो कार्तिक के पास जा चुकी थी क्योंकि पुरोहित जी ने उसे वहां बुलाया था। सर्वेंट ने कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाए। सर्वेंट के बोलने पर अनुष्का चुपचाप छड़ी से जगह टटोलते हुए काउच पर बैठ गई, इस बात से अनजान कि अब वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। बैकयार्ड में मौजूद हर एक इंसान अनुष्का को ही घूर घूर कर देख रहा था, खासकर लड़कियां। अगर आंखों से या फिर सोच से कत्ल किया जाता तो अब तक अनुष्का अनगिनत बार मौत के घाट उतार दी गई होती। दूर बैठी प्रिया ने जलन भरी नजरों से अनुष्का को घूरा।
जो अब कपूर फैमिली के 3 हंक्स के बीच किसी नाजुक राजकुमारी की तरह बैठी थी। अनुष्का के एक साइड रेयांश बैठा हुआ था, जिसका पूरा ध्यान हवन कुंड की तरफ था, और दूसरी साइड आदित्य और आरव बैठे हुए थे, जिनका पूरा ध्यान अनुष्का पर ही था। प्रिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते मन ही मन कहा, अनुष्का आज तुम घर चलो। मेरी जगह लेने के लिए आज मैं तुम्हें वो सजा दिलवाऊंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। थोड़ी देर पहले प्रिया अनुष्का को उस जगह से उठवाकर खुद वहां इसीलिए बैठी हुई थी क्योंकि उस जगह से उसे कपूर फैमिली के तीनों हंक्स आराम से दिखाई दे रहे थे, मगर जिन हंक्स को जी भर देखने के लिए उसने इतनी मशक्कत की थी, अब उन्हीं हंक्स के बीच वो लड़की आराम से बैठी हुई थी, जिससे उसे सख्त नफरत थी। प्रिया के इरादों से अंजना अनुष्का ऊपर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से वो उतनी ही बेचैन और अशांत थी। वहां आते ही वो रेयांश की महक से उसे पहचान गई थी, और ऊपर से आदित्य और आरव भी उसे गुनहगार की तरह देख रहे थे। आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा, अनुष्का तुम उस दिन बगैर बताए वहां से क्यों चली आई? क्या तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। हमें लग रहा था तुम्हें कुछ हो गया, मगर तुम तो यादाश्त वापस आते ही अपनी फैमिली के पास आ गई, हमारे बारे में कुछ सोचे बगैर। आदित्य की बात सुनकर अनुष्का को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आदित्य ने उसे कुछ पल तक घूरा, मगर लोगों की नजरें भांप उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो अकेले में उससे इंटेरोगेशन करने वाला था। पूजा खत्म होते होते लगभग रात हो गई। आरती के बाद बेला, जो कार्तिक के बगल में ही उसके कपड़े लेकर खड़ी थी, उसने उसे एक इंडो वेस्टर्न कुर्ता दिया, जिसका कलर उसकी साड़ी से बिल्कुल मैच करता था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 70 I want you in my bed every night। अब तक आदित्य ने उसे कुछ पल तक घूरा, मगर लोगों की नजरें भांप उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो अकेले में उससे इंटेरोगेशन करने वाला था। अब आगे पूजा खत्म होते होते लगभग रात हो गई। आरती के बाद बेला, जो कार्तिक के बगल में ही उसके कपड़े लेकर खड़ी थी, उसने उसे एक इंडो वेस्टर्न कुर्ता दिया, जिसका कलर उसकी साड़ी से बिल्कुल मैच करता था। कार्तिक ने बेला के हाथों से कुर्ता लिया और उसे वहीं पर पहन लिया। वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान उन दोनों पर था, मगर उनका पूरा ध्यान तो एक दूसरे पर ही था। बेला ने कहा, कार्तिक चलो तुम चलकर पहले कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। खाने के बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। बेला की बात सुनने के कार्तिक ने कुर्ते का बटन बंद करते हुए रॉकी को इशारे से अपने पास बुलाया और फिर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। बेला वहीं उसके पास खड़ी थी। रॉकी को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। बैकयार्ड से कार्तिक और बेला सीधा अपने बेडरूम में आए। बेला ने रास्ते में ही सर्वेंट को खाना लाने के लिए बोल दिया था। बेला ने कार्तिक को कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चेंज कर लेती हूँ। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने बाथरूम में जाने के बजाय क्लोजेट रूम में जा रही बेला के साड़ी की पल्लू को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। बेला ने पलटकर अपनी पल्लू को देखा, जिसे कार्तिक ने पकड़ रखा था। कार्तिक ने पकड़ रखा था। बेला ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें अब? जवाब में कार्तिक उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, गिव मी अ किस वाइफी, आई वॉन्ट टू किस यू। कार्तिक की डिमांड सुनकर बेला का सुंदर चेहरा लाल पड़ने लगा। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। कार्तिक अब तक बेला के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने पल्लू से झांकती बेला की पलती कमर पर हाथ रखा तो बेला सिहर उठी और उसने कार्तिक के कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। कार्तिक का हर एक टच उसकी बॉडी में करंट सप्लाई का काम कर रही थी। कार्तिक बेला की तरफ झुका, उसका एक हाथ अब बेला की नाजुक गर्दन पर था। कार्तिक ने बेला के होठों को अपने मुंह में भर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसकी उंगलियों भी धीरे धीरे बेला की कमर पर हरकत कर रही थी। जब से उसने बेला को साड़ी में देखा था, तब से उसे इसी चीज को तलब लगी हुई थी। एक लंबी पैशनेट किस के बाद कार्तिक ने बेला के होठों को आजाद किया। बेला की सांसें अस्थिर हो चुकी थी। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, अब जाओ।
बेला के क्लोजेट रूम में जाने के बाद कार्तिक भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जब तक बेला चेंज करके कमरे में आई, तब तक कॉफी टेबल पर खाना सर्व किया जा चुका था। बेला ने ब्लैक बैगी शर्ट और लोअर पहन रखा था, जिसमें वह बेहद ही आकर्षक और क्यूट दिख रही थी। कार्तिक वही काउच पर बैठा हुआ था। बेला ने कार्तिक के बगल में बैठते हुए पूछा, तुमने साम्राज्य और पर्ल आइलैंड वालों को रुकवाया क्यों है? बेला के सवाल पर कार्तिक ने कहा, वाइफी, मुझे उन लोगों के साथ कुछ चीजें क्लियर करनी है, इसीलिए मैंने उन्हें रोका है। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने आगे उससे कुछ नहीं कहा। वो प्लेट में कार्तिक और अपने लिए खाना निकालने लगी। कार्तिक ने कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक कहा, वाइफी, पर्ल आइलैंड और साम्राज्य के लोग खुद को जितना शरीफ दिखाते हैं, उतने वो लोग हैं नहीं। हो सके तो उन लोगों से दूर ही रहना। मैं जानती हूँ, बेला ने कहा। फिर उसने कुछ पल रुक कर कहा, कार्तिक, मुझे साम्राज्य के लोगों में कुछ गड़बड़ लगता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? पता नहीं, पर कुछ तो जरूर मिसिंग। बेला की बात सुनकर कार्तिक की आंखें गहरी जो गई। उसने बेला को गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जवाब में बेला ने कहा, मैं जब भी दादी माँ से बात करती हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं पर बता नहीं पाती। और जब भी मैं दादी माँ से मिलती हूँ तब सम्राट का कोई ना कोई आदमी हमारे आसपास होता है, मानो वो दादी माँ पर नजर रख रहा हो ताकि दादी माँ मुझे वो ना बता पाए जो बताना चाहती है। हालांकि मैं 2 बार ही दादी माँ से मिली हूँ, इसलिए मैं इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर तो नहीं, मगर मेरे इंट्यूशन बार बार मुझे अलर्ट करते हैं। बेला की बात सुनकर कार्तिक कुछ पल तक तो चुप रहा, फिर उसने कहा, ओके, अब खाना खाओ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने सहमति में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ अनुष्का बाथरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ी थी और टिश्यू पेपर से अपना हाथ क्लीन कर रही थी। उसकी फैमिली वापस जा रही थी, इसीलिए उसे भी वापस जाना था। अचानक अनुष्का को किसी की प्रेजेंस अपने पीछे महसूस हुई। अनुष्का पलटने को हुई, मगर पीछे खड़े इंसान ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसकी पतली कमर को अपने हाथों में भर लिया। अनुष्का की कमर इतनी पतली थी कि वो उस इंसान के आधे हाथ में ही समा जा रही थी। अनुष्का ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रेयांश। रेयांश ने उसकी बात बीच में काटते हुए पूछा, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? जवाब में अनुष्का ने कहा, मैं कुछ दिनों में 25 की हो जाऊंगी, उसके बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। अनुष्का का जवाब सुनकर रेयांश ने उसकी गर्दन पर अपना होठ रब करते हुए ठंडे स्वर में पूछा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है, जो पूछा है उसका साफ साफ जवाब दो। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, 5 दिन और। अनुष्का का जवाब सुनकर रेयांश ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक है, 5 दिन दिया तुम्हें, मगर 5 दिन बाद से मुझे तुम हर रात मेरे बिस्तर पर चाहिए हो, मेरे बेडरूम में। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का कुछ बोल नहीं पाए। आखिर वो बोलती भी क्या? आज से पहले उसके साथ इतनी बेशर्मी से किसी ने बात नहीं की थी। रेयांश हल्का अनुष्का की तरफ झुका। उसकी गर्म सांसें अनुष्का को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रेयांश अनुष्का के चेहरे के बिल्कुल करीब आकार रुक गया। अनुष्का को लगने लगा था रेयांश उसे किस करने वाला है, इसीलिए उसने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। हालांकि रेयांश ने उसे किस नहीं किया। अनुष्का को कुछ पल तक गौर से देखने के बाद रेयांश उसे वहीं छोड़कर चला गया। उसकी गहरी नीली आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। बैकयार्ड। परितोष का परिवार और पर्ल आइलैंड के राजा श्रीधर के परिवार के सभी लोग सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आज रात उन सबको को वहीं रुकना था। आदित्य और आरव भी वहीं बैठे हुए थे। बाकी सब गेस्ट्स वापस जा चुके थे। रेयांश वहां आया और खामोशी से आदित्य के बगल में जाकर बैठ गया। आदित्य ने एक नजर उसे देखा, फिर वो इधर उधर नजर घुमाने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। रेयांश ने बिना इमोशन के पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो आदि? जवाब में आदित्य धीमे स्वर में बोला, रे ब्रो, मैंने आपको जिस ड्रैगन वाले लड़के के बारे में बताया था ना, उसे ही ढूंढ रहा हूं। पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे आपको उससे मिलवाना है। भले ही आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, मगर वो लड़का, मतलब उस लड़के में मुझे कुछ अजीब दिखा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर उस लड़के में कुछ तो अजीब है। मैं बस चाहता था आप एक बार उसे देखो।
क्योंकि इतना सब होने के बाद मैं फालतू के असम्पशंस नहीं बनना चाहता हूँ। आदि, उस लड़के को लेकर तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। ऐसे बातों को गोल गोल घुमाकर खुद की और मेरी कंफ्यूजन मत बढ़ाओ। रेयांश के सीधा पूछने पर आदित्य ने दबी हुई आवाज में कहा, रे ब्रो, उस लड़के के फेशियल फीचर्स डैड जैसे हैं। आदित्य की बात सुनते ही रेयांश ने उससे घूरते हुए कहा, आदि, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? रे ब्रो, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता था आप पहले खुद उस लड़के को देखो। मैंने जब से उस लड़के को देखा है तब से ही मेरे दिमाग में ये बात थी। मैं किसी को साफ साफ ये बता नहीं रहा था क्योंकि मैं किसी को भी गलत होप नहीं देना चाहता था। मैंने सोचा था वो लड़का आज यहाँ आएगा तो मैं पहले आपको उसे दिखाऊंगा, मगर वो तो यहाँ आया ही नहीं। आदित्य की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश की आईब्रोज दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। उसने ठंडी नजरों से परितोष को घूरा, जो पहले से ही श्रीधर को घूरे जा रहा था। परितोष के परिवार से हर कोई वहां आया हुआ था, सिवाय समय के। रेयांश ने धीमे स्वर में कहा, वो यहाँ नहीं आया है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं वो हमारे सामने आए। रेयांश की बात आदित्य ने भी सुनी। कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, मगर सिर्फ सोच या शक के आधार पर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। रेयांश ने परितोष से अपनी नजर हटाई। इसी बीच उसकी नजर कार्तिक पर गई, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। कार्तिक के साथ तन्मय और ईरा भी थे और कार्तिक शायद ईरा को कुछ कह रहा था। रेयांश कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा और सीधा कार्तिक की तरफ बढ़ गया। कार्तिक अब एक जगह रुककर ईरा की बातें सुन रहा था। रेयांश उनके पास आया। ईरा की बात खत्म होते ही रेयांश ने कार्तिक को कुछ कहा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद कार्तिक ने एक नजर परितोष पर डाली, फिर उसने रेयांश को कुछ कहा और उसकी बात सुनने बाद रेयांश ईरा के साथ वहां से चला गया। आदित्य चुपचाप दूर से ये सब होते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था रेयांश ने कार्तिक को क्या कहा, मगर वो ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक था। कहीं उसके भाई ने उसके डैड को वो बता तो नहीं दिया जो उसने अबे उसे बताया था। कार्तिक सीधा सीटिंग एरिया में आकर वन सीटर काउच पर बैठ गया। तन्मय हमेशा की तरह अपना दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे उसके बगल में खड़ा था। 5 दिन बाद क्या होने वाला है अनुष्का की जिंदगी में? क्या बेला के इंट्यूशन सही है? क्या चल रहा है आदित्य और रेयांश दिमाग में? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।